तेरह अप्रैल साल 1919 अमृतसर का जलियांवाला बाग हत्याकांड मानवता को शर्मिंदा करती एक ऐसी घटना जिसने हमेशा के लिए गोरे अंग्रेजों के चरित्र पर ताला लगा दिया। इसी दिन जनरल डायर ने हजारों मासूम निहत्थे हिंदुस्तानियों पर अंधाधुंध गोलीबारी की। यही नहीं, उन लोगों के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए और वहां से निकलने का उनके पास कोई रास्ता नहीं छोड़ा। आगे चल के क्रांतिकारी ऊधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश देने वाले को मार के सारा बदला ले लिया। लेकिन यह सवाल आज भी उठ खड़ा होता है कि क्या सच में मरने वाला व्यक्ति वही था जिसने गोली चलाने का आदेश दिया? आखिर क्या है इस हत्याकांड के पीछे की क्रूर सच्चाई? वो कौन से सर्कमस्टेंसेस थे जो इस घटना के लिए जिम्मेदार थे? आज के इस सच्ची कहानी में हम जानेंगे दिल दहला देने वाली घटना की एक असली वजह। हमारे साथ आखिर तक जरूर जुड़े रहें ताकि आज की पीढ़ी भी जान कि आजादी इतनी भी आसानी से नहीं मिली जितनी आप सोचते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की भूमिका उस समय बननी शुरू हुई जब अंग्रेजों ने रोलेट एक्ट लगाया और देश भर में इसका विरोध शुरू हुआ। वो तारीख थी 10 अप्रैल 1919। रोलेट एक्ट चल रहा था और अंग्रेजों ने इस एक्ट विरुद्ध करने के लिए सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। रोलेट एक्ट को उस समय काला कानून कहा गया था। इस कानून का विरोध महात्मा गांधी ने किया था और उसके पास होते ही पूरे देश में इसका जबरदस्त विरोध शुरू हो गया। रोलेट एक्ट के इस कानून के मुताबिक अंग्रेज बिना किसी जांच पड़ताल और मुकदमे के जब चाहे किसी भी को गिरफ्तार करके जेल में डाल सकते थे। रोलेट एक्ट के विरुद्ध की गिरफ्तारी ने जनता का आक्रोश अपने उफान पर था, लेकिन तूफान से पहले की शांति छा गई। लोगों ने एक बड़ी विरुद्ध प्रदर्शन करने के लिए जलियांवाला बाग में एक बड़ी सभा करने का निर्णय लिया। सारे लोग इकट्ठा होते, वहां पर रोलेट एक्ट का विरोध होता और साथ ही इन दोनों की गिरफ्तारी के विरोध में स्वर मुखर हुए। जलियांवाला बाग में हो रहे इस रैली की खबर 13 अप्रैल को जनरल रेजिनाल्ड डायर को पता चल गई। 13 अप्रैल पंजाब में बैसाखी का दिन भी था। वैसे भी पंजाब में बैसाखी बड़ी ही धूमधाम से मनाई जाती थी। लोग एक तरफ बैसाखी का जश्न मना रहे, अपने लोगों से मिल रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ सभा की तैयारी चल रही थी। लेकिन जनरल डायर ने इस सभा के खिलाफ पहले से ही तैयारी कर ली थी। उसने 12 अप्रैल को ही अतिरिक्त सैनिक टुकड़ी बुला अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली। सुबह का समय था। लोग पैसा के त्योहार के चलते खुशियां मना रहे और अपनों से मेल मिलाप करने के बाद लगभग 25,000 लोग जलियांवाला बाग में आम सभा के लिए इकट्ठा हो गए। इधर जनरल डायर भी अपनी पूरी सैन्य टुकड़ी लेकर जलियांवाला बाग की तरफ चला गया। जलियांवाला बाग में भीतर जाने का एक ही रास्ता था। लोगों की शहर सभा हो चुकी और उन्हें मालूम नहीं था कि कब जनरल डायर अपनी पूरी की पूरी सैन्य टुकड़ी लेकर अंदर घुसा और उसने जलियांवाला बाग के मुंह पर तोप रखकर गेट बंद कर। इसके बाद अपने सैनिकों के निशाने लेने के बाद जनरल डायर ने सीधे लोगों पर फायर का आदेश दिया। बिना किसी चेतावनी के, बिना एक शब्द बोले, जनरल डायर के आदेश का पालन करते हुए सैनिकों ने अपनी अपनी बंदूकों का मुंह खोल दिया और लगातार गोलियां लोगों पर बरसने लगे। जलियांवाला बाग जनरल डायर 50 राइफल और इतनी ही खोखरी लेकर पहुंचा था। इसका मतलब है कि वह पहले से डिसाइड करके आया था कि उसे क्या करना। जवानों ने इस दौरान लगभग 10 मिनट में 1600 राउंड फायर किए। लोगों को ना संभलने का मौका मिला और ना बचकर भाग लेने। जवान बिना रुके लगातार फायरिंग कर रहे थे। जनरल डायर ने आदेश ही कुछ ऐसा दिया था, फायरिंग केवल बंदूक में गोली लोड करने के दौरान ही धीमी पड़ती, वरना यहाँ मौजूद जवान लगातार लोगों पर फायर कर रहे थे। लोगों में अफरा तफरी मच गई। वहाँ मौजूद महिलाएं, बच्चे, बूढ़े और जवान सभी अपनी अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागते रहे। लोगों में वहाँ मौजूद को हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ था। कुछ लोग दीवार फांद कर भाग जाना चाहते, मगर उसका भी कोई फायदा नहीं। जनरल डायर के सैनिकों ने हर किसी को चुन चुन के मारने की कसम खा रखी। जैसे बाग के जिस कुएं में कूदकर लोग अपनी जान बचाना चाह रहे, उसमें से 120 इंसानों की लाश निकाली गई। वो कुआं कूद कर मरने वाले लोगों के खून से भर कुएं को आज भी खूनी कुएं के नाम से जाना जाता है। और इतना ही नहीं, उन दीवारों पर आज भी उस समय की गोलियों के निशान मौजूद। लगातार 10 मिनट हुई इस अंधाधुंध फायरिंग के बाद जनरल डायर राक्षसों की तरह हंसता हुआ वहां से बाहर चला गया। इतना ही नहीं, अमृतसर की सड़कों पर जो भी भारतीय उसे नजर आता
वो उन्हें भी गोली मार देता। मरने वालों को अपनी जीप के पीछे रस्सी से बांधकर घसीटता हुआ ले जाया। इस हत्याकांड के बाद अंग्रेज सरकार ने अपने व्याख्यान के उन आंकड़ों के मुताबिक इस नरसंहार में 369 लोगों की मौत हो गई, लेकिन मरने वालों की संख्या कुछ और ही है। हकीकत में इस हत्याकांड में 1000 लोगों की जान गई थी। इस दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। चारों तरफ इस घटना की निंदा होने लगी और इस घटना की जांच का जिम्मा लेफ्टिनेंट माइकल ओडवायर को दिया गया। गोली चलाने वाले जनरल डायर ने अपनी सफाई में कहा कि गोली चलाना उसकी मजबूरी बन गई थी और अपने कर्तव्य का पालन किया। अगर वह गोली नहीं चलाता तो वहां मौजूद भीड़ उसे ही मार देती। यह कानून का उल्लंघन होता। माइकल ओडवायर, जो कि इस मामले की जांच कर रहा था, पूर्व जनरल डायर के इस जवाब से संतुष्ट हुआ था। आगे चलकर इस मामले की जांच लाहौर के हंटर कमीशन द्वारा की गई। फाइनली इस मामले में जनरल डायर को सही माना गया और ब्रिटिश अधिकारियों ने उसे प्रमोशन दिया। लेकिन इसके साथ ही फाइनल रिपोर्ट में ये भी कहा कि जनरल डायर अब कभी इंडिया नहीं आएंगे और उन्हें ब्रिटिश में रहकर ही सर्विस करनी होगी। इस हत्याकांड के दौरान सरदार ऊधम सिंह ने जलियांवाला बाग में ही मौजूद थे। ये उनकी खुशकिस्मती थी कि वह इतनी गोलियां चलने के बावजूद भी वो बच गए, लेकिन उन्होंने कसम खाई थी कि वह इस हत्याकांड का बदला जरूर लेंगे। लेकिन इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी जनरल नायर साल 1927 में एक बीमारी के चलते मौत हो गई थी। लेकिन इस मामले की जांच करने वाला लेफ्टिनेंट माइकल ओडवायर अभी भी जिंदा था और उधर ऊधम सिंह प्रतिशोध की आग में जल रहे थे। वो एक गरीब परिवार से थे। उन्होंने गदर पार्टी ज्वाइन किया कि उनके सिर से माता पिता का साया तो पहले ही उठ गया था, लेकिन उनका लक्ष्य तो माइकल ओडवायर को मारना था, जो कि लंदन में था। जैसे ही ये जानकारी उन्हें मिली कि वो लंदन में है, ऊधम सिंह लंदन जाने का जुगाड़ लगाने लगे और उन्हें बढ़ई का काम करना शुरू किया और कुछ पैसे इकट्ठा करने लगे। पैसे इकट्ठा करके वह अमेरिका गए। अमेरिका के बाद वहां से लंदन पहुंच गए। लंदन में वो एक रेस्टोरेंट में काम करने लगे। रेस्तरां में काम करते हुए पैसा जमा कर रहे थे ताकि एक पिस्टल खरीद सके। इतने सब काम करने के चक्कर में ऊधम सिंह को पूरे 21 साल लग गए। आखिरकार फाइनली वो समय भी आ गया जब ऊधम सिंह अपने लक्ष्य के करीब पहुंचे। साल 1940 में लंदन के कॉक्सटन हॉल में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की मीटिंग होनी थी। इस मीटिंग में माइकल ओडवायर पहुंचा था और ऊधम सिंह एक किताब में बंदूक रखकर ले गए थे। दरअसल किताब के पन्नों को उन्होंने बंदूक की आकृति के बीच से काट दिया और उन्हीं के बीच में वो बंदूक छुपाकर ले गए थे। लाइन में सबसे आगे बैठे ऊधम सिंह माइकल ओडवायर के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही माइकल स्टेज पर आया, ऊधम सिंह ने 3 गोलियां उसके सीने में उतार दी। वो वहां से भागे नहीं बल्कि वहीं खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि एक किस्सा दा जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला ले लिया। ऊधम सिंह ने वहां अपनी गिरफ्तारी दे दी। इसके बाद 31 जुलाई 1940 को उन्हें फांसी दे दी गई। यहाँ ये बात ध्यान देने लायक है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से जो 2 अंग्रेज अफसर खुले हुए थे, उनके नाम काफी मिलते जुलते थे। उनमें से एक जो असली गुनहगार था, वह पहले ही अपनी बीमारी के चलते मारा गया, जबकि जितने गुनहगार को जांच के दौरान बचाया, उसे अमर शहीद सरदार ऊधम सिंह ने मार दिया। हमारी आज़ादी की लड़ाई में अनगिनत शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। ये आज़ादी हमें बड़ी मुश्किल से मिली है। अब ये हम सबका फर्ज है कि हम इस आज़ादी को हमेशा बनाए रखें। दोस्तों, उम्मीद है ये कहानी आपके उम्मीदों पर खरा उतरा होगा। आगे और ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे नई और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के नमस्कार। आप जुड़े हैं पहेली के साथ।